मातरम, भारत माता की जय। जलते ही गए मरते ही गए आजादी के परवाने। लाला जी को बचाने की कोशिश की, लाला जी नहीं बच सके। चंद्रशेखर आजाद ने उस समय ये कसम उठाई अर्थी को हाथ लगाकर कि हम लाला जी की मौत का बदला लेंगे, सैंडर्स को मारेंगे। क्रांतिकारियों का एक दल जिसकी कानपुर के अंदर मीटिंग हुई, पंजाब से भगत सिंह भी उस मीटिंग में गया। जसपाल जी ने, गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भगत सिंह की और आजाद की मुलाकात करवाई। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि ये नौजवान आपकी क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, नौजवान ये रास्ता बहुत कठिन है, सोच समझकर इस रास्ते में पैर रखना। चंद्रशेखर ने कहा, पहले अपनी आप परीक्षा दो कि आप दिल के मजबूत कितने हो। तो उस समय चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों के उस दल के अंदर भगत सिंह से कहा कि चलती मोमबत्ती के ऊपर आप हाथ रखो, ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। तो उस समय मोमबत्ती जला दी गई। भगत सिंह ने अपना दायां हाथ मोमबत्ती के ऊपर रखा, हाथ जल गया, टस से मस भगत सिंह नहीं हुए। चंद्रशेखर ने शाबाशी दी, वाह नौजवान, तुम क्रांतिकारियों के अंदर शामिल हो सकते हो। देश को आजाद कराने के लिए तुम्हारे मन में बुलबुले हैं, कुर्बानी देने तक ही तुम जिंदगी के अंदर कभी नहीं हिचकाओगे। उस समय भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद को यह आश्वासन देते हुए कहा कि क्रांति का नारा हूं मैं, नारा इनकलाब का, मौत से डरता नहीं, पानी हूं पंजाब का। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वाह नौजवान, नाम अपना बस तू दुनिया में अमर कर जाएगा। एक दिन हिंद सारा गीत इसी के गाएगा। कांप जाए कुल पलक तुम्हारे ही असूल से, आसमां पे इनकलाब लिख तो अपने खून से, लिख तो अपने खून से। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। उसी समय मीटिंग के अंदर ये योजना बनाई गई कि सैंडर्स को कौन मारेगा। लाहौर के अंदर पहुंचे सारे क्रांतिकारी वीर, कहाँ का सैंडर्स आता है, कहाँ का जाता है, ये निगरानी रखी गई। सैंडर्स जिस समय कोतवाली से अपने स्कूटर स्टार्ट किया, मोटरसाइकिल, सुखदेव भगत सिंह ने उस सैंडर्स को छलनी कर दिया। लाला जी का मौत का बदला हमने ले लिया, लाला जी का मौत का बदला हमने ले लिया। अगले दिन ये पोस्टर लाहौर के अंदर दीवारों पर चिपके हुए मिले। अंग्रेजी सरकार, चारों तरफ क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। उस समय सरदार भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद सारे अपना रूप बदल बदल कर कलकत्ता पहुंच गए, जहां कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। थोड़े दिनों के बाद क्रांतिकारियों ने फिर मीटिंग करी। इस बहरी सरकार के कानों की जू नहीं रेंग रही, कुछ और करिश्मा करना पड़ेगा। ककोरी कांड किया, सरकार का धन लूटा और अपने क्रांतिकारी दल को चलाया। फिर विचार व्यक्त किया गया कि असेंबली हॉल के अंदर बम फेंका जाए। राजगुरु और भगत सिंह की जी डिप्टी लगी। वह असेंबली हॉल के अंदर उस समय जाना कोई मामूली खेल नहीं हुआ करता था, इतने सख्त पहरे के अंदर। मगर राजगुरु और भगत सिंह उस असेंबली हॉल के अंदर पहुंच गए। जैसे ही वायसराय अपना अभिभाषण शुरू करने लगा, भगत सिंह ने ऊपर गैलरी से 2 बम असेंबली हॉल के अंदर फेंके। वो बम
किसी की जान लेने के लिए नहीं थे। उस बम का केवल एक ही मकसद था कि धुआं ही धुआं चारों तरफ उठा। दोनों ने पर्चे फेंके, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत को छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर वो चाहते, उनके पास, दोनों के पास पिस्तौलें भरी हुई थी, चाहते तो वो किसी की जान भी ले सकते थे, मगर नहीं। उस असेंबली के अंदर उन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी करवा दी और भारत माता की जय जय जयकार करते रहे। भगत सिंह ने कहा उस समय असेंबली के अंदर कि अंग्रेजों वायसराय, मेरा बम किसी को मारने के लिए नहीं था, केवल आपकी बहरी सरकार तक ये पहुंचाने के लिए मैंने धमाका किया कि देश को आजाद करो और 7 समुद्र पार चले जाओ। गिरफ्तारियां हुई, दिल्ली लाए गए जेल के अंदर। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों पकड़े गए। इस समय मुकदमा चला लाहौर के अंदर। उस समय खुश रहो ऐ वतन, हम तो सफर करते हैं। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह के परिवार के लोग अंतिम मुलाकात करने आए। फैसला सुना दिया गया कि इन तीनों को फांसी होगी। और जो 8-10 व्यक्ति क्रांतिकारी उस समय इनके साथ थे, किसी को उम्र कैद हुई, किसी को काले पानी की सजा हुई, और इन तीनों नौजवानों को हुक्म दिया गया इनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। फैसला सुना दिया गया। काल कोठरी के अंदर भगत सिंह बंद है। भगत सिंह के परिवार के लोग अंतिम मुलाकात करने आए। इस मुलाकात में दादाजी, माताजी, पिताजी और चाची और भाई कुलवीर साथ थे, क्योंकि भगत सिंह का एक बड़ा भाई जगत सिंह, जो भगत सिंह से पहले ही 8 बरस की उम्र जिस समय भगत सिंह की थी, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी थी। छोटा भाई कुलवीर उनके साथ था। सबके सब दुखी दादा अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने सबसे पहले इस वंश में क्रांति का बीज बोया था। और आज जब जय वृक्ष बनकर जड़ से इसको काटा जा रहा था, उन्हें दुख होना तो स्वाभाविक ही था। दादाजी ने उनकी पीठ और सिर पर हाथ फेरा। वह कुछ कहते, पर दिल इतना भर आया कि जवाब से कुछ कहते कहते रुक गई। बाकी का काम उनके निकलने वाले आंसुओं ने किया। वह दूर जाकर आंसुओं के तूफान से अपने को रोने लग गए। भगत सिंह ने अपनी माँ के सीने पर हाथ रखकर कहा, बेबे जी, आप दादाजी अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। अब आप गंगा गांव में जाकर उनके पास रहना। बस आप मेरी मौत का गम ना करना। मैं तो कभी नहीं मरूंगा। एक भगत सिंह जाएगा तो लाखों भगत सिंह जन्म लेंगे। माँ, कुलवीर को भेज देना मेरी लाश लेने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको मैं रोते देखकर लोग कहें क्रांतिकारी भगत सिंह की माँ रो रही है। इतना कहकर भगत सिंह इतनी जोर से हंसे, जेल के अधिकारी वहां खड़े सब आश्चर्यचकित देखने लगे। कहीं बुझते हुए दीपक की अंतिम लो तो नहीं है। 23 मार्च 1931 का वह सुबह। उस दिन भगत सिंह की आयु 23 वर्ष 5 महीने और 26 दिन की थी। 27वां दिन शुरू हो रहा था। सभी कैदियों की बैरकों से बंद कर दिया गया। भगत सिंह से अंतिम बार खाने के लिए पूछा गया। उन्होंने अपनी मनपसंद मिठाई मंगवाई और खाई। आहा, मजा आ गया। भारत माँ, तेरी गोद में बैठकर अंतिम बार मिठाई खाने का आनंद आ गया। मेरे भाग्य में तुम्हारा साथ इतना ही था माँ। जय कहते हुए उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हुई।
उठाई और पढ़ी। धार्मिक पुस्तकें वो पढ़ रहे थे। इन दोनों महान व्यक्तियों के जीवन और आदर्शों के पढ़ते पढ़ते उसे जेल जीवन में शांति मिली। धर्म की पुस्तकें पढ़कर उनको शांति मिली। स्वामी दयानंद जी महाराज का लिखा हुआ सत्य प्रकाश उन्होंने पढ़ा और जेल के कर्मचारी उनसे खिले मुस्कुराते चेहरे देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे, कैसा साहसी युवक है जो फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी मुस्कुरा रहा है। उसके दो साथी और भी थे जिन्हें उस दिन फांसी पर चढ़ाया जाना था। वे कॉलेज के पुराने क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु, जिनको मृत्यु दंड मिला। इस दृश्य को देखकर उर्दू प्रताप के संस्थापक महाशय कृष्ण के बेटे वीरेंद्र जी, जो उस समय जेल में बंद थे, उन्होंने लिखा, जब इन तीनों नौजवानों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया, उस दिन मैं भी वहीं था, सेंट्रल जेल में बंद था। वहां के हवलदार ने 3 बजे सूचना दी कि आज शाम इन तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी, इसलिए वे अपने प्रबंध पूरी तरह कर दे। चतर सिंह सुबह शाम जो गुरुवाणी का पाठ करने वाला था, उस जेल के अंदर सरकारी मुलाजिम था। जब उसे पता चला भगत सिंह के जीवन के कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो भगत सिंह के पास जाकर बड़ी नम्रता से कहने लगा, बेटे भगत सिंह, अब तुम्हारा आखिरी समय करीब आ गया है। इस विषय में मैं अधिक नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ और पुराना फौजी हूँ। तुम्हारे जैसे वीर को मैंने जीवन के अंदर कभी नहीं देखा। मेरे जोगे कुछ सेवा हो तो बताओ। बेटे, चाचा जी, आप भारत माँ की सेवा करते रहना, इससे बड़ी मेरी सेवा क्या हो सकती है। जय कहकर फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ने लगे। अभी कुछ ही पृष्ठ बाकी पुस्तक के पढ़ने के पढ़े थे। काल कोठड़ी का दरवाजा खुला, देखा कि जेल के बड़े बड़े अधिकारी खड़े थे। अकड़ कर बोले भगत सिंह। उस अधिकारी को भगत सिंह अकड़ कर बोले। उन्होंने कहा, हो जाओ तैयार, अब तुम्हें फांसी लगाने का हुक्म आ चुका है। भगत सिंह उस किताब को पढ़ते पढ़ते, धार्मिक किताब को पढ़ते पढ़ते बोले, अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और कहा, क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उनकी आवाज बहुत गरजदार थी, जिसे सुनकर उनसे किसी को भी बोलने का साहस ना हुआ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी देने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फांसी देने वाला का यह कानून था कि अभियुक्तों को हथकड़ियां लगाकर उनके गले में फांसी का फंदा डालकर ले जाया, काला कपड़ा डालकर ढककर ले जाया जाता था। लेकिन भगत सिंह और उनके दोनों साथियों ने साफ कहा कि हम हथकड़ियां नहीं हमको बांधने देना, हम अपने मुंह पर कपड़ा नहीं ढकवाएंगे, चेहरे को नहीं ढांपेंगे। उस समय नकाब के अंदर जिस समय छुपाने लगे, भगत सिंह ने इनकार कर दिया। हम हंसते हंसते फांसी के फंदे को पकड़कर उसको चूम कर अपने गले में डालेंगे। जेल अधिकारी उनकी बात मान गए। जेल अधिकारी उनकी बात मान गए। तीनों को अलग अलग काल कोठरियों में बंद करके रखा गया था। जैसे ही उन तीनों को बाहर निकाला गया तो तीनों एक दूसरे से बड़े प्यार से गले मिले। भगत सिंह बीच में ही खड़े थे, दाएं और बाएं राजगुरु सुखदेव खड़े हुए थे।